नमस्कार दोस्तों। ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई समेत 40 से ज्यादा ईरानी लीडर्स और कमांडर्स अमेरिकी और इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। कहें तो उनका कत्ल किया जा चुका है। अब पूरी दुनिया और दुनिया भर के सैन्य और कूटनीतिक विशेषज्ञ इस सवाल का जवाब तलाशने में जुटे हैं कि ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने कब तक टिकेगा, कब तक लड़ेगा, कब तक टिकेगा। यह इसलिए क्योंकि ईरान को जबरदस्त नुकसान हुआ है सुप्रीम लीडर और उनके कमांडर्स की मौत की शक्ल में। लेकिन बीती रात जिस तरह की तस्वीरें आई इजराइल के अलग अलग इलाकों से, जेरूसलम से, मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों से, कि ईरानी मिसाइलें लगातार बरस रही हैं। कुछ स्क्रीन पर तस्वीरें आप देखेंगे। इजराइल में जबरदस्त तबाही हुई है। पूरी रात 10-10, 20-20 की तादाद में मिसाइलें इजरायली शहरों पर गिरती रही, बरसती रही। शोर शराबा, चीख पुकार, तबाही और जो शेल्टर बने होते हैं इजराइल में, वहां शरण लेते लोगों की भगदड़ दिखती रही। सड़कों पर एम्बुलेंस की कतारें लगी थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर तबाही के निशान ईरानी मिसाइलें छोड़कर वहां इस बात का सबूत ईरानी दे रहे हैं कि किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं, पीछे हटने को तैयार नहीं। अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से न्यूयॉर्क टाइम्स से एक इंटरव्यू में कहा गया कि ये लड़ाई, ये जंग 4 से 5 हफ्ते चलेगी। लेकिन साथ में ये भी कि इजराइल और अमेरिका लगातार ईरानी ठिकानों पर, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के ठिकानों पर, मिसाइल प्रोडक्शन के ठिकानों पर हमले कर रहा है। एक खबर आई जिसमें दावा किया गया कि ईरान पर 2000 से ज्यादा बम गिरे हैं। 1000 से ज्यादा ठिकानों पर, ईरान के ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले हुए। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब खबर यह भी आई कि इजराइल ने लेबनान के बेरूत समेत अलग अलग इलाकों में हमले किए हैं क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजरायली फोर्सेज पर अटैक किया था। तो अब यह लड़ाई कहां जाकर थमेगी, रुकेगी या लंबा चलेगा, और क्या कुछ हो सकता है, इसको समझने के लिए फिर से, चूंकि ये लड़ाई अभी जिस रास्ते पर जा रही है इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तरह तरह के अनुमान और आकलन है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं जिनसे पहले भी आपने हमारे YouTube चैनल पर देखा सुना होगा, जिन्हें संजय कुमार जो अरब न्यूज के इंडिया करस्पॉन्डेंट हैं, धनंजय त्रिपाठी जो प्रोफेसर हैं, मिडिल ईस्ट के बारे में खास उनकी गहरी दिलचस्पी है। सबसे पहले संजय, आपके पास ही बहुत सारी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, 48-50 घंटे लगभग हो गए। देखिए हाँ। अब सिचुएशन से बहुत लोगों को ये लगता था कि जो खमेनी के मरने के बाद ईरान सरेंडर कर देगा और ईरान जो भी बोल रहा है वो शायद गिदड़ भभकी हो, वो सही में वो ट्रांसलेट नहीं कर सके उस रियलिटी को कि वो अटैक करेगा। बट पिछले 24 घंटे में ये देखने को मिला है कि ईरान ने बहुत इंटेंसिव अटैक किया है इजराइल पे, और जो खबरें आ रही है कम से कम 10 लोग तो मारे गए हैं। और ये भी हमें पता चला है कि इजराइल ने लोगों को बोला है, मीडिया को बोला है कि आप संयम बरते, और उस पे सेंसर लगा दिया है कि आप यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन विदाउट परमिशन लीक नहीं करेंगे। तो इजराइल को अंदर में डैमेज ज्यादा होगा, इसलिए वो सेंसर कर रहे हैं। दूसरी खबर ये भी है कि अमेरिकन बेड़ा पे जो अटैक हुआ उसमें 3-4 अमेरिकन सोल्जर्स भी मारे गए हैं, और वो भी एक मेजर डैमेज है। प्लस दुबई और दूसरे जो शहर है मिडिल ईस्ट के वो इम्पैक्टेड हो रहे हैं, और एज ए रिजल्ट आप समझिए मिडिल ईस्ट के बहुत सारे एयरपोर्ट्स बंद हैं, हजारों लोग फंसे हुए हैं, और सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो गया है। पूरा जो सेंसेक्स है वो डाउन चला जा रहा है, और ऑयल प्राइसेस जो लग रहा है कि ऑयल प्राइसेस अब जो $80 एक बैरल था वो बढ़कर 100 से ऊपर क्रॉस कर जाएगा। तो कहीं भी एक सुखद समाचार नहीं है। उधर ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया है न्यूयॉर्क टाइम्स को, उसमें उन्होंने बताया कि युद्ध 4-5 सप्ताह तक जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका और इजराइल दोनों जान रहे हैं कि ईरान के पास वो क्षमता है और वो सस्टेन करेंगे वो लड़ाई और दिनों तक। दूसरी बात, जो ट्रंप से पूछा गया कि आपका फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्या है, तो ट्रंप ने कोई
क्लैरिटी के साथ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि जो हम वेनेजुएला मॉडल अडॉप्ट करेंगे, लीडरशिप को हटा देंगे और सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप को वो ले आएंगे और वो चलाएंगे, जो इजराइल जो ईरान में फिट कहीं से नहीं बैठता। दूसरी तरफ वो उन्होंने बोला कि जो खुमैनी के जाने के बाद उनके लेफ्टिनेंट से हम बातचीत करेंगे और वो उनसे उनसे हम उनको मना लेंगे और उनको करेंगे कोशिश उससे बातचीत करने का। सो क्लैरिटी नहीं है। जहां भी आप देखेंगे कि जो ट्रम्प के इंटरव्यू में कहीं भी क्लैरिटी नहीं है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। और जहां तक जो ईरान की जो सोच है, ईरान ये जानता है कि ये लड़ाई वो जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है, ये लड़ाई सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, वो ये लड़ाई जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है। और वो जानता है कि इस लड़ाई में अगर जितना इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा होगा, अमेरिका उतना उस प्रेशर में आएगा। तो ये है कि अभी देखिए पूरा इकोनॉमिक कॉस्ट अमेरिका को और वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत ज्यादा हो रहा है और होने जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, जिससे 20% ऑयल सप्लाई होता है दुनिया को, और पर्टिकुलरली एशिया को, इंडिया को 60% ऑयल उधर से ही आता है, जापान को 90% जाता है, और भी दुनिया के मुल्क में जाता है। तो इतना बड़ा आर्थिक नुकसान, प्लस आप देखिए हजारों लोग नॉट ओनली मिडिल ईस्ट, पूरे दुनिया में फंसे हुए जो या तो मिडिल ईस्ट आना चाहते हैं या बाहर निकलना चाहते हैं, और वो वहां पे ट्रांजिट है। बहुत सारे फ्लाइट्स दुबई से होकर दुनिया के दूसरे जगहों पे जाते हैं और वो फंसे हुए हैं। ये भी बहुत बड़ा मेजर कॉस्ट है। सेंसेक्स एक बहुत बड़ा पैरामीटर्स होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो भी फंसा हुआ। प्लस दुबई जैसा शहर, दुबई जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक हब है, जहाँ पे लोग दुनिया से व्यापार करने के लिए आते हैं, अगर वो ठप हो जाए तो कितना कॉस्ट होगा। और उसका केवल कॉस्ट रियल टर्म में नहीं होगा, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट। लोग सोचेंगे इन फ्यूचर, क्या दुबई सेफ है व्यापार के लिए, क्या दुबई में जाकर हम इन्वेस्टमेंट घर खरीद सकते हैं या व्यापार कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा डैमेज है ये जो ईरान इन्फ्लिक्ट कर रहा है, वो जान रहा है। जबकि एक चीज और डेवलपमेंट हुआ जो मैं बोलना भूल गया, कि जो गल्फ कंट्रीज के जीसीसी कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने सब लोगों ने ये जताया कि हम एक साथ मिलकर रहेंगे और ईरान के इस अटैक को झेलेंगे और उसको हम रिटेलिएट करेंगे। तो एक गोलबंदी उधर से भी है, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं है कि क्या गल्फ कंट्रीज ये रिस्क ले सकते हैं कि इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े होकर वो ईरान पे अटैक करे। ये बहुत बड़ा रिस्क है जो वो लेना नहीं चाहेंगे, और जो मेरे ख्याल से ये एक सिंबॉलिक होगा, क्योंकि उनको उनके लिए भी एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। ईरान इस पूरे युद्ध में ऑफ कोर्स आप एक आइसोलेशन की तरफ जरूर चला जाएगा गल्फ कंट्रीज में, लेकिन एट द सेम टाइम अभी दुनिया भर में ईरान के प्रति सिंपैथी है। मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग सिंपैथी है क्रॉस सेक्टेरियन लाइंस। सुन्नी शिया डिवाइड को में नहीं आ रहे लोग, सब लोग साथ आके एक्सप्रेस कर रहे हैं सिंपैथी सपोर्ट फॉर ईरान। इस सिचुएशन में गल्फ कंट्रीज के पास ऑप्शंस लिमिटेड है। वो एक तरफ कुआं दूसरे तरफ खाई वाली स्थिति उनके लिए बन गई। उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज्ड राजनीति हमेशा से किया है, और उसका भुगतान अभी वो पे कर रहे हैं, और उसका उनको दे आर पेइंग द कॉस्ट। ये सिंपल है। तो एक सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, कहीं क्लैरिटी नहीं दिख रहा है। और ईरान, मेरे ख्याल से ईरान के पास ऑप्शन बातचीत का शुरू करने का नहीं है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका और इजराइल ने वो ऑप्शन छोड़ा नहीं। तो मेरे ख्याल से ये बातचीत करने का ऑप्शन अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड से ही आएगा। और इंडिया इसमें भी फंसा हुआ है, क्योंकि इंडिया में अगर तेल महंगा आता है तो यहाँ पे इन्फ्लेशन और भी दूसरे क्राइसिस हो जाएंगे। प्लस इंडिया को सबसे ज्यादा जो रिपैट्रिएशन, जो फॉरेन मनी करेंसी आता है, वो आता है मिडिल ईस्ट से। तो अगर मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो वो इतना बहुत बड़ा इकोनॉमिक हानि है इंडिया को। आपको याद होगा कि इंडिया ने यूएई के साथ सेपा किया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया हुआ है। उसके बाद ओमान के साथ किया है, और भी दूसरे मुल्कों के साथ है। जो की कोशिश है कि एक अमेरिका के जो टैरिफ को काटने के लिए उन्होंने इन मुल्कों से एग्रीमेंट किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट।
अगर वही मुल्क, अब ये रीजन डिस्टर्ब हो जाता है तो इंडिया जो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा था अमेरिका के टैरिफ को, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इंडिया के लिए भी सिचुएशन सिचुएशन अच्छा नहीं है। यही वजह है कि मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूएई के प्रेसिडेंट से बात की है और कंडेम किया है ईरानी अटैक को। इंटरेस्टिंगली उन्होंने कंडेम नहीं किया खमैनी के मौत को, उन्होंने कंडेम किया ईरानी अटैक यूएई को। और उन्होंने प्राइम जी, मिनिस्टर चलिए इंडिया के जो शीर्ष पुरुष हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनका तो इसमें उनकी आलोचना हो रही है क्योंकि अभी इजराइल विजिट करके आए और उसके बाद अटैक हुआ, और जो ईरान जो भारत का परंपरागत तौर पर दशकों पुराना जो भारत का करीबी अलाय रहा है, उसमें ईरान में जिस तरह से हमले हुए और खामेनेई की किलिंग हुई, दरअसल उसके बाद भी यहाँ चुप्पी है। सही आपने कहा, यूएई को कॉल किया जाना और ईरानी हमले पर कंसर्न जताना एक पल हुए। लेकिन धनंजय जी, मैं एक बार फिर से देखिए, वारफेयर में जो देश इंगेज होते हैं वो अपने अपने ढंग से अपनी अपनी तस्वीरें या अपनी बढ़त की खबरें मीडिया में देते हैं। जैसे अमेरिका की तरफ से भी वीडियो जारी हो रहा है कि किस तरह से इजराइल को नुकसान हुआ, किस तरह से लगातार बमबारी हो रही है, किस तरह से उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पूरी तरह से जबीदोज किया गया। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी तस्वीरें आ रही है, जो आज ईरान की तरफ से जारी की गई है कि उनके हथियार और मिसाइल पावर वो कैसे टनल में सब सैकड़ों हजारों की तादाद में। ये तो चलिए नुमाइश है, लेकिन स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ईरान रात भर ईरान ने मिसाइलें दागी है इजराइल के शहरों पर, वो तबाही भी हुई है वैसे मिडिल ईस्ट में। लेकिन क्या ये लंबा टिकने वाला आपको लगता है? अगर ट्रंप कह रहे 4 से 5 हफ्ते, मतलब 4 से 5 हफ्ते तक तो अमेरिका तैयार है। देखिए, लंबा टिकने वाला है या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि अमेरिका और इजराइल क्या टर्न लेते हैं। यूरोपियन देश भी इसके अंदर अभी आ गए, जर्मनी, फ्रांस और यूके ने भी कहा है कि वो समर्थन में उतरेंगे, क्योंकि एक बड़ी चीज है जो मिडिल ईस्ट की, जो हमें इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा। दुबई को मेजर हब की तरह डेवलप किया वर्ल्ड ने, कि वहां से तमाम सारे ट्रांजैक्शंस, वहां से फ्लाइट्स, अगर आप देखें तो इंटरनेशनल हब है सिंगापुर, दुबई, ये तमाम जगह, टर्की। अब जो एयरपोर्ट पे हमला किया ईरान ने वहां पे दुबई में, अगर सैंक्शन ना होता, अगर ये सैंक्शन ईरान के ऊपर ना होता, शायद दुबई की जगह पे ईरान डेवलप होता वो उतना जबरदस्त तरीके से। लेकिन सैंक्शन के चलते नहीं हुआ, और उन्होंने बड़े स्ट्रेटजिकली उनके जो उनका एयरपोर्ट था उसको डिस्ट्रॉय किया। एक मैसेज ये दिया कि आप हमसे बाहर नहीं है, हम जब चाहे आपको इकोनॉमिकली परेशान कर सकते हैं। तो एक बड़ी मैसेजिंग है, और इसीलिए जर्मनी, फ्रांस और यूके परेशान है। दूसरा देखिए, उन्होंने इजराइल को भी कहते हैं आयरन ड्रोम वगैरह है, सब है, लेकिन इतनी मिसाइलें फेंकी है कि उससे भी बच के इजराइल के अंदर भी हमला हो गया, जो अपने आप को कहता था कि हम कुछ नहीं करेंगे। एयर स्पेस में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हालांकि वो तो जून में, पिछले साल जून में जब 12 दिन चला, तभी एयर स्पेस की धज्जियां उड़ गई, एयर डिफेंस की, माफ करिए, एयर डिफेंस की धज्जियां, डेविड स्लिंग और आयरन डोम, सब की धज्जियां पिछले जून में ही उड़ गई थी जी। और उसने वहां पर भी, अभी तो हताहत भी लोग हुए हैं, तकरीबन 10 तो इजराइल खुद ही बोल रहा है, 30 से ज्यादा लोग बहुत गंभीर रूप से जख्मी है। उसने और भी जो यूएस बेसेस है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, उसमें भी हमला किया है। तो ईरान ने भी ये एक जबरदस्त सिग्नल दिया है कि वो पीछे तो नहीं हटेगा, फाइट बैक करेगा। और अगर आपको कुछ भी करना, देखिए एक तो है कि जो लग रहा था कि खमैनी के डेथ के बाद कि ईरान के अंदर एक बड़ा कुछ झटका लगेगा, कुछ चीजें होगी, दो चीज उन्होंने कर ली। एक तो 40 दिन का शोक घोषित करके पूरे देश को कल्चरली, पॉलिटिकली यूनाइट किया अपने पीछे। एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो रजीम के लिए विद्रोह भी था या जो प्रॉब्लम्स भी थी, आज की 40 दिन फिलहाल इसमें कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। दूसरी, जो आप अमेरिका जो बोल रहा है कम से कम 4 से 5 हफ्ते लगेंगे, वो 40 दिन वाला उनमें है कि एक बहुत ही सॉलिडली वो बैकिंग है इस रजीम की, जो भी रजीम अभी है। दूसरा है कि रजीम उनकी खत्म नहीं हुई,
एक गए, उन्होंने पूरा सेटअप तैयार करके रखा था कि हम जाएंगे, हमारा सक्सेशन कौन होगा, तो लोग वहां पे इनको पूरा कमांड कंट्रोल है। तीसरी चीज है कि ईरान भी इस लड़ाई की तैयारी सालों से कर रहा था, और क्योंकि ईरान इस सालों से इस लड़ाई को तैयारी कर रहा था, उसको पता था कि उसे क्या क्या अटैक करने हैं और कहां कहां पर अमेरिका के जो इंटरेस्ट है उसको वो हानि पहुंचा सकता है मिडिल ईस्ट में, और वही ईरान फिलहाल कर रहा है। तो ये लड़ाई अगर 5-6 हफ्ते भी चल गई, अगर ट्रंप की ही बात मान ली जाए, 6 हफ्ते 7 हफ्ते भी चल गई, तो भी ईरान खासे तौर पर जो अमेरिकन इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में उसको तबाह कर देगा। वो उसने उसका क्लियर साइन दे दिया है। अब इसमें एक और चीज बची है कि क्या गल्फ कंट्रीज भी इस लड़ाई में उतरेंगे। देखिए, गल्फ कंट्रीज का ऑलरेडी जो सिक्योरिटी एंगल है वो अमेरिका के हाथ में है। अमेरिका ही उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता रहा है, यूरोपियन कंट्रीज उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते रहे हैं। तो अमेरिका अगर उनके साथ लड़ रहा है या अमेरिका उनके लिए लड़ रहा है, तो ऑलरेडी वो इस वॉर में है। मतलब ये एक अलग बात है कि आप थोड़ा डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे, अपनी सेना अपने यहाँ से मिसाइल दागेंगे, लेकिन जो अमेरिका मिसाइलें या जो भी सिस्टम यूज कर रहा है वो तो मिडिल ईस्ट के अंदर से यूज कर रहा है। तो ये कहना कि वो इस वॉर में नहीं है, अगर वो इस वॉर में ना होते तो वो अमेरिका को कम से कम ये कह सकते थे कि आप हमारे एयर स्पेस को यूज मत कीजिए ईरान पे अटैक करने के लिए, आप हमारे जो आपके बेसिस है वो हमने आपको अपनी सुरक्षा के लिए दे रखा है, आप हमारे एक देश पे अटैक मत करिए हमारे बेसिस को यूज करके, हमारे टेरिटरी को यूज करके। तो ये कहना कि वो इस वॉर में नहीं है, मतलब ठीक है वो एक थ्योरेटिकल लेवल की बात है, लेकिन प्रैक्टिकली तो इस वॉर में इन्वॉल्व है, उनका एयर बिल्कुल, स्पेस इस्तेमाल और हो रहा यही है, यही उनके ईरान ने टेरिटरी कहा है। इस्तेमाल हो रही है। ईरान इसी मैसेजिंग के लिए दुबई पर लगातार अटैक कर रहा है, या दोहा से लेकर बहरीन को टारगेट ईरान इसीलिए कर रहा है। कल भी रात भर दुबई में हंगामा हुआ, कई होटल्स और क्योंकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई आपकी लैंड का, आपके कंट्री में, आपकी टेरिटरी में अगर अमेरिकन बेस है और वहां से अगर हमें अटैक किया जा रहा है, दैट मीन्स आप अमेरिका के साथ हैं। सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कहना कि आप थ्योरेटिकली नहीं है, आपने वॉर डिक्लेयर नहीं किया, पर आपकी तो तमाम चीजें इस्तेमाल हो रही है। या तो आप ये कहिए कि आपकी अपनी टेरिटरी पे ही कोई मतलब अधिकार नहीं है, अमेरिका की टेरिटरी है वो, अमेरिका उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो बात उन तमाम चीजों पर है। अब सवाल है कि ये वॉर कहां तक जाएगी। देखिए, इसमें बहुत हानि होगी, जान की जो हानि जो हो रही है, लोग मर रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं, लेकिन इसमें इकोनॉमिक हानि बड़ी जबरदस्त हो रही है। संजय अभी बता रहे थे, देखिए भारत के संदर्भ में देखिए, आपने 2-3 दिनों से एयर इंडिया ने अपनी सारी रीजनल उड़ानें बंद कर दी है, इंडिगो की सारी रीजनल उड़ानें बंद हो गई है। यही घाटा कितने करोड़ों में हो रहा होगा पर घंटे, दिन की तो बात छोड़ दीजिए, घंटों में यह घाटा बढ़ रहा होगा। सारे एयर स्पेसेस बंद है, कितनी सारी फ्लाइट्स पूरी दुनिया की प्रभावित है। दुबई जैसा शहर में पूरे तरीके से अफरा तफरी मची हुई है। तो ये जो तमाम चीजें ईरान कर रहा है, ये भी एक प्रेशर है कि आप भी हमसे नेगोशिएट करिए। मेरे ख्याल से नेगोशिएशन ही अंत है, लेकिन अगर ये लड़ाई बहुत दिनों तक चली तो खासा नुकसान होगा। और मैं जो अपनी पहली बात कर रहा था आपके ही प्रोग्राम में और भी प्रोग्राम्स में, कि रजीम चेंज फिलहाल इम्पॉसिबल सा दिखता है ईरान के संदर्भ में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के अंदर वो काबिलियत है कि वहां जाकर के वो एक रजीम बदल करके एक प्रो अमेरिकन रजीम वो स्थापित कर पाएंगे। मेरे ख्याल से बड़ा ही बचकाने तरीके का डिसीजन ट्रंप का है ये, और इसका खामियाजा काफी देश भुगत रहे हैं, गल्फ के कंट्रीज इंक्लूडिंग। अब जैसे बात की भारत के संदर्भ में, जिसका जिक्र संजय ने कल भी किया था, आज भी कर रहे हैं, जैसे आपने फ्लाइट कैंसिलेशन की बात की ना, तो आज का ही डेटा ये है कि भारत से ही इंटरनेशनल कैंसिलेशन और 400 के आसपास है। 400 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। 28 तारीख को लगभग 410 फ्लाइट कैंसिल हुई है। तो इतना कैंसिलेशन हो रही है, फ्लाइट्स की कैंसिलेशन है, और उसके बाद तेल की कीमतों के बढ़ने का जो खतरा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसकी खबरें लगातार आ रही है। तो अब सवाल उठता है कि भारत की तरफ से सन्नाटा और चुप्पी, खामेनेई की किलिंग, देखिए खामेनेई की मौत कहें, लेकिन दरअसल वो किलिंग है, टारगेटेड किलिंग है, किसी दूसरे कंट्री के संप्रभु देश के
मुखिया की किलिंग है, उनके सुप्रीम लीडर की किलिंग है, उनके कमांडर्स की किलिंग है, और प्रॉपर खुफिया या इंटेलिजेंस जानकारी के आधार पर कल ही एनवाईटी ने खबर छापी कि किस तरह से सीआईए खामेनेई की दिनचर्या, उनका रूटीन, उनका सब कुछ ट्रैक कर रहा था, और किस तरह से पहले रात को अटैक होना था, लेकिन सीआईए की तरफ से जब पुख्ता जानकारी मिली कि यहाँ बैठक खामेनेई करने वाले हैं, उनके कमांडर्स या उनके लीडर्स होंगे, तो टारगेटेड ढंग से वहां बॉम्बिंग की गई। ये सब होने के बाद भारत की चुप्पी क्यों है? ये मजबूरी इतनी क्यों है? हालांकि हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी। अजीत जी, इसका कोई जवाब ही नहीं है मेरे पास आपके इस प्रश्न का, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक बड़ा प्रश्न है। खामोशी क्यों है? खामोशी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए दो बातें हैं। एक तो चलिए ये जंग है जो भी इसमें हो रहा है, दूसरा है कि भारत ने अपने आप को प्रोजेक्ट कैसे किया, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या इतिहास एक है कि हम एक गुट निरपेक्ष देश के तौर पे जाने गए। हमने बाद में थोड़ी लिबरल इकोनॉमी किया, उसमें बदले, लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री मोदी को ही देखिए, वो अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर कहते हैं कि हम, जब उन्होंने यहाँ पर G20 किया था, इतने बड़े तौर पे उस आयोजन को किया और अपने आप को लीडर बताने की कोशिश की और कहा कि चाइना लीडर नहीं है, हम लीडर है ग्लोबल साउथ का। तो एक मैसेजिंग भी होती है फॉरेन पॉलिसी में कि जब आप एक स्टेटमेंट देते हैं तो आप तमाम स्मॉल स्टेट्स को भी ये मैसेज देते हैं कि देखिए, अगर आपकी सॉवरेनिटी को कोई वायलेट करेगा तो भारत जैसा देश उसके साथ खड़ा रहेगा। मॉरली, मतलब आप खड़ा क्या, आप तो वहां सेना वगैरह नहीं भेजेंगे, लेकिन एक मॉरल पोजिशनिंग भी होती है। अब चाइना को देखिए, भारत के विपरीत चाइना का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इजराइल के अंदर है। इजराइल के कुछ पोर्ट्स ऐसे हैं जो जहाँ पे पूरी तरीके से चाइना उसको चलाता है, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना का पुरजोर इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स आए हैं, चाइना ने क्रिटिसाइज किया है, खमैनी के डेथ को क्रिटिसाइज किया है, कंडोलेंसेस दिया है। उसके विपरीत भारत ने यूएई से बात की, इजराइल से बात की, लेकिन कोई स्टेटमेंट ईरान के ऊपर नहीं दिया। तो ये बड़ा डिपार्चर है हमारी अपनी खुद की स्टेटेड पोजीशन से, जो उसमें हम ये कहते हैं कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। आप कैसे लीडर है कि एक सॉवरेनिटी वायलेट हो रही है एक देश की, आपके तमाम प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन ईरान आपका, देखिए ईरान आपका कोई एनिमी स्टेट नहीं था। आपने चाबहार में इतने सारे इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए, आप उस पोर्ट का इस्तेमाल करना चाहते थे अफगानिस्तान पहुंचने के लिए, सेंट्रल एशिया पहुंचने के लिए। आप कहते थे कि ग्वादार पोर्ट का टक्कर है हमारा चाबहार पोर्ट, हम उसको यूज करेंगे और उसके थ्रू हम पाकिस्तान को, आपके पाकिस्तान की जो रणनीति थी उसमें भी ईरान का एक मतलब था। तो ये काफी अचंभित करने वाली बात है कि 48 से भी ज्यादा घंटे बीत चुके हैं और किसी भी तरह का स्टेटमेंट ईरान के ऊपर नहीं आना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ क्रिटिसिज्म ही करें, लेकिन एक सॉलिडारिटी भी एक्सप्रेस करने की बात होती है कि आप ये तो कहें कि कम से कम हमें खेद है या हम ईरान की जनता के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हुए हैं। मतलब एक उस तरीके का एक जो कॉस्मेटिक स्टेटमेंट भी है भारत की तरफ से नहीं आना, ये चिंता की विषय इसलिए है क्योंकि जो आपकी ग्लोबल साउथ में स्टैंडिंग है, आज इसको भले ना दिखे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में भारत को दिखेगा कि ग्लोबल साउथ के देश जो कि वेस्टर्न पावर्स से काफी शंकित रहते हैं, क्योंकि देखिए ये उनकी मार्केट्स लेते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, और जब हम कहते हैं ग्लोबल साउथ की वॉइस है तो वो सॉलिडारिटी की बात करते हैं। तो अगर एक ग्लोबल साउथ देश के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा है, उनके सबसे बड़े जो उनके नेता है उनको मार दिया गया है, उस पर भी अगर हम कुछ ना बोले तो ये एक पोजिशनिंग इंटरनेशनल रिलेशन में भारत की तरफ से गलत जाएगी। और हमारी जो ग्लोबल साउथ की जो स्टैंडिंग है, या तो हम कहें कि हम इजराइल और अमेरिका के एक्सेस में साथ में हैं और हम वो करेंगे, हम भी वही करेंगे, ये एक पोजीशन हो सकती है। फिर आप ठीक है, आप अपने आप को बिल्कुल डीलिंग कर लें ग्लोबल साउथ और ये तमाम चीजों से कि हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो हम भारत बोलता रहा है। देखिए आपने रशिया के मामले पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते दिखे ट्रेड डील पे, उसके पहले हमारे विदेश मंत्री स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते थे। जब भी रशियन ऑयल की बात होती थी कि आप क्यों खरीद रहे हैं, वो पुरजोर तरीके से बोलते थे कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हम चाहे जिससे जो चाहे खरीदे, आप बोलने वाले कोई नहीं है। बिल्कुल सही पोजीशन है, लेकिन उस पे भी आपने थोड़ा पीछे हटे, और इस मसले में भी पीछे हटने का अर्थ ये है कि दुनिया आपको देखेगी, आप भले उसको कहे ना कहे, कि आप इजराइल अमेरिका एक्सिस का पार्ट है।
तो मेरे ख्याल से ये भारत की इंटरनेशनल जो इमेज है आज तक आपने जो बना के रखी है उस पे एक प्रश्न चिन्ह तो डेफिनेटली लगाता है। अजी आपका वो बंद है माइक। आपकी हाँ, जिस तरह से ट्रेड डील पर भी, टैरिफ पर भी, रूस से तेल खरीदने को लेकर भी जिस तरह से ट्रंप ने आंखें दिखाई, और ऐसा लग रहा था कि हर ऐलान ट्रंप अमेरिका से कर रहे थे और उसके बाद भारत से उसको फॉलो किया जा रहा था। रस्म अदायगी के तौर पर कभी कभी एमईए की तरफ से कुछ बयान जरूर आया, लेकिन ट्रंप इतनी बार कहते रहे पाकिस्तान और भारत के बीच वार रुकवाने को लेकर 90 बार से ज्यादा बार बयान दिया। टैरिफ को लेकर तो बहुत कुछ बोला, पर्सनली मोदी को लेकर बोला, हर बार एक बार जरूर कह देते मोदी इज ए ग्रेट मैन, बट उस बट के साथ उसके बाद भारत का पलीता लगाते रहे, लेकिन कभी चू नहीं किया गया भारत की सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की तरफ से। अब सवाल उठता है, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया और धनंजय त्रिपाठी ने अब भी किया, कि ये इस वक्त में भारत सरकार के सामने एक कैच 22 सिचुएशन भी हो सकती है। मोदी जी इजराइल होकर आए, नेतन्याहू की इजराइल की संसद में मोदी मोदी के नारे लगवा कर आए। उसकी प्लानिंग कैसे हुई, क्या हुई, मैं नहीं जानता, लेकिन वहां की संसद में मोदी मोदी के नारे लगे। अमेरिका में जो हुआ आपने देखा। तो ये चुप्पी की व्याख्या क्या है कि आप अमेरिका के इतने दबाव में हैं कि अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है उस पर आप प्रतिक्रिया देने की स्थिति में आज भारत जैसा इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं है। मैं समझ रहा हूँ ना कि देखिए वो चुप्पी नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूएई के प्रेसिडेंट जायद से बात की, कल बात की, उसके बाद नेतन्याहू को फोन किया, तो ये इंडिकेशन साफ है कि वो इसके वेल बीइंग के लिए कंसर्न्ड है, चिंतित कहाँ है कि यूएई को नुकसान ना हो, नेतन्याहू को इजराइल को नुकसान नहीं हो। जबकि खमेनी की मौत की खबर 12 घंटे पहले आ चुकी है, उस पर भारत सरकार ने, वो राष्ट्र अध्यक्ष थे, खमेनी कोई रिलीजियस लीडर और कोई मस्जिद के हेड नहीं थे। ही वॉज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द कंट्री, एक फ्रेंडली कंट्री। ईरान हमेशा कमोबेश ज्यादातर समय ईरान कश्मीर के मसले पर इंडिया के साथ खड़ा रहा है, खड़ा होते दिखा भी है। और ईरान की वजह, ईरान और इंडिया ने अफगानिस्तान में बहुत कोलैबोरेट किए हैं एक साथ। इनका नदर्न अलायंस था जो तालिबान को एक समय काउंटर करता था। एक काफी साठगांठ और काफी कोलैबोरेशन इनका इंटरनेशनल एरिया में रहा है और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी को लाने में रहा है। इसके बावजूद आपने एक स्टेटमेंट तक इशू नहीं किया कि वी कंडेम द डेथ और वी आर कंसर्न्ड और वी आर सॉरी कि जो ऐसा हुआ, आपने नहीं बोला। आपने नेतन्याहू को फोन किया, आपने यूएई को फोन किया। दैट मीन्स कि इंडिया को आपने इजराइल का एक सैटेलाइट स्टेट बनाकर छोड़ दिया है। आप इंडिया को आप ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे वो दुनिया के देशों से और दुनिया में जो हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, हमें इजराइल के वेलबींग को। दैट मीन्स कि आप एक जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसकी चिंता आपको नहीं है कि जो एज ए कंट्री जो यूनाइटेड नेशन की स्थापना में जो मेजर रोल प्ले किया हो, उस हिसाब से भी इंडिया को एक स्टैंड लेना चाहिए था कि जो युद्ध है वो इंटरनेशनल ऑर्डर के खिलाफ है, यूनाइटेड नेशन के ऑर्डर के खिलाफ है, ये इलीगल है और ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए। एक प्रिंसिपल स्टैंड इंडिया ले सकता था। दूसरा प्रिंसिपल स्टैंड ये हो सकता था कि जो किलिंग हुआ खमेनी का, वो उस पे आप ले सकते थे। आपने एक स्टैंड नहीं लिया, आपने इस क्योस को और जारी रख के इसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो इंडिया इज ए कोलैबोरेटर। हम कहे कि वो चुप्पी है, मैं ये नहीं मानता कि इंडिया चुप्पी साधे हुए। इंडिया चुप्पी नहीं है, सही। चुप्पी मतलब ईरान में जो हुआ उसको लेकर चुप्पी। भाई प्रधानमंत्री मोदी होके आए इजराइल अभी। जब इजराइल वार की तैयारी कर रहा था तब प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू के साथ लंच डिनर करके आए वहां, मोदी के नारे लगवा के। तो इसलिए चुप्पी मतलब कि ईरान में हुई किलिंग सुप्रीम लीडर की, सही आपने कहा, किसी मस्जिद के मुल्ला नहीं थे, हेड ऑफ स्टेट थे, और उनकी पूरी उनके कमांडर्स, उनके लीडर, सबको टारगेटेड ढंग से किलिंग सबकी की गई। उस पर हाँ
अब ईरान ने इस वॉर को शुरू करने में कहीं से प्रोवोक नहीं किया। ईरान ऑन द कॉन्ट्रेरी वो वार्तालाप कर रहा था अमेरिका से, और ओमान उसमें मेडिएट कर रहा था। अमेरिका ने इस वार्तालाप को एक एक्सक्यूज की तरह लिया और ये समय को केवल काटने का काम किया और अपनी युद्ध की तैयारी में लगा रहा। और उसकी वार्तालाप एक धोखा था, और जो एक दुनिया का नंबर 1 कंट्री, पावरफुल कंट्री ने संधि को एक धोखे की तरह इस्तेमाल किया। जो भी इंडिया को बोलना चाहिए कि जो इंटरनेशनल ट्रस्ट कैसे टूटा है इस युद्ध के वजह से, कैसे एक डेमोक्रेटिक दुनिया का वन ऑफ द पावरफुल डेमोक्रेसीज ने कैसे एक ट्रस्ट तोड़ा है, एक विश्वास तोड़ा है, नॉट ओनली ईरान का बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत का। जब आप वार्तालाप कर रहे हैं उस समय आप युद्ध में जा रहे हैं, तो ये सब इंडिया का स्टैंड लेना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि इंडिया एक्टिवली कोलैबोरेट कर रहा है वॉर में। आप देखिए जब गाजा पे इजराइल अटैक कर रहा था, इंडिया यहाँ से अदानी के फैक्ट्री से ड्रोन बेच रहा था, इंडिया यहाँ से अपने वर्कर्स को सप्लाई कर रहा था पैलेस्टीनियन को रिप्लेस करने के लिए। तो यू आर नॉट ए बाय स्टैंडर, आप एक खड़े नहीं है कहीं पे, आप एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं, एक्टिवली कोलैबोरेट कर रहे हैं इस वॉर को, इस किलिंग को, इस जेनोसाइड में। और स्टिल मैं मानता हूं कि इंडिया जो इसमें बोलने की बात है, इंडिया साफ है, इस अपनी हरकतों से साफ है कि इस वॉर में एक्टिव कोलैबोरेटर है, बाय इट्स साइलेंस, बाय इट्स एक्टिविटीज दोनों। अब अगर इंडिया जैसा देश स्टैंड नहीं ले पाता है तो ये बहुत सारे देशों के लिए डेमोरलाइजिंग थिंग होगा। आप अपनी स्टैंडिंग इंटरनेशनल ऑर्डर में कम कर रहे हो, आप अपने इतिहास के साथ मजाक कर रहे हो, आप अपने नैतिक जो मोरल पावर होता है इंडिया का रहा है आज तक इंटरनेशनल जगत में, उसके साथ कंप्रोमाइज कर रहे हो। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया के जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसके साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। अपनी आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग के लिए, अपनी आइडियोलॉजिकल जो उनका स्टैंड है उसको सर्व करने के लिए इंडिया के सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। दिस इज क्लियर थिंग। आप देखिए विपक्ष, इंडिया का जो भी विपक्ष है सबने स्टैंड लिया। कांग्रेस के जितने बड़े लीडर हैं सबने स्टैंड लिया और क्लियरली बोला कि ये डेस्पिकेबल है, ये गलत है, जो भी हुआ वो घृणित है जो अमेरिका ने किया। क्या कांग्रेस पार्टी इस सरकार नहीं चलाई, इस इंडिया को चलाई है? 45 साल कांग्रेस इस देश को चलाया है, क्या उनको समझ नहीं है इस देश को चलाने का? तो आपकी क्या मजबूरी है कि आप दुनिया जब इस इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आप कोई स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है? इतिहास किस लिए लोगों को याद करता है? इतिहास इसलिए याद किया जाता है कि आप कहाँ खड़े हैं उस जंग में, उस लड़ाई में। अब इंडिया को कैसे याद करेगा इतिहास कि आप कायर थे, आप कॉम्प्रोमाइज थे, कि आप में वो कुवत नहीं थी कि एक प्रिंसिपल्ड और एक स्टैंड ले सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया की औकात को डिमिनिश कर रहे हैं। ये बहुत तल्ख आपने प्रतिक्रिया दी संजय कुमार। ये सच है कि दुनिया के इतने बड़े लोकतांत्रिक देश की चुप्पी, ईरान में वहां के सुप्रीम लीडर समेत 40 या 50 जितने भी कमांडर और लीडर्स थे, उनकी किलिंग के बाद ये चुप्पी, इसके साथ ये सवाल कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। तो इस मजबूरी को कोई डिकोड नहीं कर सकता है, मोदी की मजबूरी को, क्योंकि हमें आज तक ये भी किसी को समझ में नहीं आया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग थी, उस जंग में उसको रोकने का या सीज फायर का ऐलान अमेरिका ने क्यों किया, जेडी वांस ने क्यों किया, और लगातार किया और करते रहे, 90 बार करते रहे। लेकिन यहाँ रस्म अदायगी के तौर पर छिटपुट कुछ बयान आए, मोदी जी ने मुंह नहीं खोला। तो ये मजबूरी, ये चुप्पी, सही करें, इतिहास में ये दर्ज हो रहा है। गुट निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया धनंजय त्रिपाठी ने। ये सब तो नेहरू के जमाने की बातें हैं, उनको चिढ़ नेहरू से है, उनको उस समय की नीतियों से है। तो ये तो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी जो शब्द यहाँ भले भी सुगुरु कहें, लेकिन वहां जो एक जिद्दी तानाशाह अमेरिका में बैठा हुआ है, उसके साथ कदम ताल करते हुए लगता है मोदी मजबूर है कि ट्रंप के हर फैसले के साथ, हर ऐलान के साथ चाहे अनचाहे अलाइन होने के लिए। और यही वजह है कि वेनेजुएला का मुद्दा हो या रसिया से, आपने अगर रसिया से तेल लिया तो हम टैरिफ इतना लगा देंगे, उस ऐलान पर भी यहाँ चुप्पी होती है, रस्म अदायगी बयान की होती है। यही माना जाए। नए वर्ल्ड ऑर्डर में
मोदी जी ट्रंप के साथ हैं, कहीं बोलकर कहीं बिना बोले? देखिए, ट्रम्प के साथ मतलब मेरा इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ट्रम्प के साथ अगर आप हैं तो आपको अमेरिका के साथ, मतलब क्या आप अमेरिका के साथ है या एक व्यक्ति के साथ है ट्रम्प के साथ, क्योंकि अमेरिका में भी ट्रम्प की इस नहीं, पॉलिसी को अमेरिका, लेके मैं इसलिए ट्रंप के साथ बोला क्योंकि अमेरिका में भी तो वहां बहुत बड़ी तादाद में वहां की जी जनता, पब्लिक और अपोजिशन सब तो वहां निंदा कर रहे हैं। कोई नहीं इसको बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है बिल्कुल ट्रंप के इस फैसले को। बिल्कुल। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक पोजीशन है। और देखिए, जब मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहूंगा, जब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, तो भारत ने उस अटैक का भी, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तमाम चीजें हैं, हमने पुरजोर तरीके से, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम बहुत बढ़ चढ़ के विरोध करेंगे, लेकिन एक स्टेटमेंट इशू करके हमने ये कहा था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट है कि सॉवरेनिटी का वायलेशन नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये एक, देखिए, एक बहुत ही कॉस्मेटिक टाइप का एक स्टेटमेंट होता है, जो आप कभी भी ऐसे कुछ अटैक होते हैं तो आप उस पे ये बोलते हैं। आपने तालिबान के मुद्दे पर भी बोला, जब पाकिस्तान ने अटैक किया अफगानिस्तान पे, कि सॉवरेनिटी का वायलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या सॉवरेनिटी का वायलेशन नहीं हो रहा है? क्या ईरान ने ये युद्ध पहले शुरू किया? क्या ईरान ने पहले यूएई पे या इजराइल पे या अमेरिकी जो भी वहां पर ठिकाने हैं उन पे हमला करना शुरू किया? पहला अटैक तो इनकी तरफ से हुआ, इजराइल और यूएस की तरफ से। तो क्या ये सॉवरेनिटी का वायलेशन नहीं है? और अगर नहीं है तो आप ईरान को किस तरह का देश समझते हैं? क्या आप ईरान को और तालिबान के समय अफगानिस्तान को एक ही उसमें रख के देख रहे हैं? तो देखिए, काफी सारे प्रश्न हैं इस इंडिया की इस चुप्पी के ऊपर, जो लोगों को पूछने चाहिए। आप भले ही ये कहें कि चलिए कभी कदार ईरान ने कश्मीर के मसले पर थोड़े इधर उधर के बयान दिए हैं, लेकिन आप ओवरऑल देखिए तो ईरान के साथ आपकी एक पार्टनरशिप रही है। मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहूंगा, जिसमें एक समय ये भी था कि ईरान से हमने ऑयल और गैस खरीदने के लिए भी पहल की थी, और हमने इनफैक्ट मोदी सरकार का भी एक जो ऑयल को हम अपने डाइवर्सिफाई करने की बात कर रहे थे, उसमें ईरान का एक नाम हमेशा से रहा है कि हम यहाँ से भी गैस और ऑयल खरीद सकते हैं। अमेरिका के सैंक्शन के बावजूद हमने ये बातें कही थी। अमेरिका और पूरे यूरोपियन कंट्रीज हमारे विरोध में खड़े हुए थे कि आप रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहे हैं, लेकिन हम खरीदते रहे थे जब तक ट्रंप नहीं आए। और देखिए, ट्रंप ने भी ऐसा नहीं है कि कोई दोस्ती निभाई हो। उन्होंने 25% आप पे टैरिफ लगाया, चलिए वो सब पे लगा रहे थे, लेकिन आप पे 25% उन्होंने पेनाल्टी लगाई। देखिए, अगर आप दोस्त थे, या आप सब पे टैरिफ लगा रहे हैं, इंडिया पे भी टैरिफ लगाए, मेरे समझ में आता है, लेकिन पेनाल्टी लगाया। और उन्होंने यही नहीं, उन्होंने धमकी दी कि ये 500% आप टैरिफ कर देंगे अगर भारत ने ऑयल खरीदना बंद नहीं किया तो। दूसरी चीज, कई बार अपने बयानों में उन्होंने कहा है कि ये जंग उन्होंने रुकवाई, और वो खासे नाराज है कि उनके दोस्त ने इसका जो क्रेडिट है वो उनको नहीं दिया है। तो ये सब उनके पब्लिक बयान्स है, ये कोई लुकी छुपी बातें नहीं है। तो ऐसे में अगर आप, ठीक है, आपका इजराइल के साथ हो सकता है एक स्ट्रेटेजिक संबंध हो, लेकिन जो वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी है ईरान की, वो एक प्रिंसिपल पोजीशन है। मतलब इसमें कोई आपको बहुत आइडियोलॉजिकल या कोई बहुत सोचने समझने की बातें नहीं है। आप वो पोजीशंस ले सकते हैं, और इसमें अगर आप ये भी पोजीशन नहीं लेते हैं कि वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी है, किलिंग ऑफ अ नेशनल लीडर इज कंडेमेबल, अगर आप ये सब पोजीशन पे नहीं लेते तो डेफिनेटली एक मैसेजिंग आप ये दे रहे हैं कि आप इजराइल और यूएस के साथ खड़े हुए हैं। तो ठीक है, मेरा ये भी मानना है कि अगर आप खड़े हुए तो कम से कम वही खुल के बोले कि वी स्टैंड विद अमेरिकन एंड इजरायली एट दिस मोमेंट। कम से कम एक क्लैरिटी फॉरेन पॉलिसी में हो, क्योंकि ये कुछ भी अगर आप क्लैरिटी नहीं ले रहे हैं तो इससे आपकी जो इंटरनेशनल इमेज है उस पर काफी प्रभाव पड़ेगा। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के समय में कम से कम आपको साफ साफ ये समझ में आ जाना चाहिए कि दुनिया में तमाम जो ताकतें थी, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड हो चाहे अमेरिकन हो, वो खुल के आपके साथ नहीं खड़े हुए थे, और उसमें आपको एक डेलीगेशन भेजना पड़ा लोगों को अपनी पोजीशन समझाने के लिए। ग्लोबल साउथ के देश भी आपके साथ खड़े हुए नहीं दिखे ऑपरेशन सिंदूर के समय में। और अगर ये लड़ाई इजराइल और अमेरिका की टेररिज्म के खिलाफ है, न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ है, तो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं है?
फिर तो एक बड़ा प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि भाई उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, टेररिस्ट जो इंडिया में आ रहे हैं वो तो पाकिस्तान से आ रहे हैं, उस पे ट्रंप की क्या पोजीशन है? क्या ट्रंप आसिम मुनीर जो उनको कहते हैं ग्रेट जर्नल है, क्या वो आसिम मुनीर को बोलेंगे कि यहाँ पे जो आपके आतंकवादी है उनको बंद करो? तो ये तमाम सारे प्रश्न, मुनीर को तो लंच डिनर पे ट्रंप बुलाते हैं भाई, मुनीर से तो दोस्ताना निभाते हैं। तो वही एक प्रश्न है कि क्या ट्रंप जो पोजीशन ईरान के संदर्भ में ले रहे हैं वही पोजीशन पाकिस्तान के संदर्भ में भी लेंगे? क्या उनकी प्रिंसिपल पोजीशन होगी? तो ये काफी सारी चिंताजनक बातें हैं विदेश नीति पे भारत की, जो मेरे ख्याल से भले ही अभी तो लड़ाई चल रही है, कोई कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन वॉच लोग डेफिनेटली कर रहे हैं भारत की इस पोजीशन को। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप चलिए आप नहीं ले रहे तो कम से कम ये पोजीशन ले कि हम इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं इसमें, और हम ईरान के साथ नहीं खड़े। ये भी पोजीशन है, क्लैरिटी होनी चाहिए। भारत की पोजीशन में यह है कि कोई क्लैरिटी ही नहीं है, आप लुका छुपी तौर से कुछ बोल रहे हैं जिसका आपने छोड़ दिया है कि जिसको जो चाहे वो इंटरप्रेट कर ले। मेरे ख्याल से भारत जैसे देश, जिसको हम कहते हैं कि विश्व गुरु के मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं आप, हाँ, उसका पोजीशन ना लेना एक प्रॉब्लमैटिक पॉइंट है, ताकि मैं ये समझता हूं कि पोजीशन भारत को लेना चाहिए इस और या उस। क्लोजिंग रिमार्क संजय। देखिए पोजीशन लेना चाहिए। आप जैसे पोजीशन अभी जो भी दिखता लग रहा है देखा हुआ, आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो जिनोसाइड में इन्वॉल्व हैं, जो इतना बड़ा नरसंहार करके इन्वॉल्व है, और दुनिया के ज्यादातर देश उनको इग्नोर करते हैं, उनसे दूरी बनाकर चलते हैं, वो अछूत है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उनको ढूंढ रही है, ज्यादातर देश वो जाएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। आप उनके यहाँ जाकर उनको झप्पी लगाते हैं, उनके पार्लियामेंट में आप भाषण देते हैं, फिर कोई ऐसा मेडल भी लेकर आ जाते हैं, और कि जो दिखाने के लिए वो मेडल आपके लिए ऑनर की बात नहीं, इंडिया के लिए डिसऑनर की बात है। एक स्टैंड, प्रिंसिपल स्टैंड हम तो चाहते हैं कि जो इंडिया का जो अपना इतिहास रहा है उस इतिहास के साथ चले, एक सिविलाइजेशनल एक कनेक्ट रहा है पर्शियन वर्ल्ड के साथ, उस वर्ल्ड को उस कनेक्ट को ऑनर करें, हम ये चाहते हैं। बिकॉज सी द इंडिया, आप वॉर में शामिल नहीं है, लेकिन है अमेरिका के इस कनक से आप बुरी तरह से इम्पैक्टेड है, बोथ इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सेक्टेरियन वाइज ऑल्सो। अगर सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, वहां पे रेडिकलाइजेशन मिडिल ईस्ट में बढ़ते हैं, इंडिया इम्पैक्टेड होगा। आपके यहाँ इतनी बड़ी माइनॉरिटीज हैं, इतनी बड़ी आबादी है, और तो इम्पैक्टेड होंगे आप। दूसरे इकोनॉमिकली आप सवाल ही नहीं उठता कि आप इम्पैक्टेड नहीं होंगे। तेल का दाम बढ़ेगा, इन्फ्लेशन यहाँ बढ़ेगा, मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब रहेगा, तो आपके जो 90 लाख से 1 करोड़ लोग वहां पे रहते हैं वो डिस्टर्ब होंगे। कितने फैमिलीज इंडिया में डिपेंडेंट हैं, वो डिस्टर्ब होंगे। इकोनॉमी हमारा डिपेंडेंट होगा। राजनीतिक रूप से आप आइसोलेशन में चले जाएंगे। अगर आप इजराइल के साथ खड़े हैं तो बहुत सारे लोग आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप ब्रिक्स के मेंबर हैं, एससीओ के मेंबर्स हैं, जो ईरान भी है एज ए मल्टीलैटरल पार्टनर, आपको वो उस लिहाज से भी उनके साथ खड़े होना चाहिए। कम से कम उनके साथ खड़े होते हुए दिखना चाहिए, जो आप नहीं कर रहे हैं। ब्रिक्स का अभी साल है, जून में ईरान जरूर इन्वाइटेड होगा। क्या आप ईरान को इन्वाइट नहीं करेंगे अमेरिकन और इजरायली प्रेशर में? बहुत सारे सवाल हैं जो भारत सरकार को और जो भारत को रूल कर रहे हैं उनको देना पड़ेगा। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी देश की संप्रभुता पर अगर अमेरिका या इजराइल हमला करता है, वहां के सुप्रीम लीडर समेत वहां के 3 दर्जन कमांडर्स और लीडर्स की किलिंग करता है, तो क्या भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश को, जिसके प्रधानमंत्री विश्वगुरु होने की तरफ अग्रसर हैं, जो बार बार मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नारा देते हैं, जिक्र करते हैं, क्या निंदा तक नहीं कर सकते कि संप्रभुता पर इस तरह का हमले को भारत स्वीकार नहीं करता या भारत स्वीकृति नहीं देता? ये चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े करती है, और उस संदर्भ में भी कि भारत और ईरान का दशकों पुराना किस तरह का रिश्ता रहा है। लेकिन चलिए नजर रखेंगे, ये लगातार चूंकि घटनाएं, उस तरह से जंग की स्थितियां, वहां की तस्वीरें लगातार आ रही है इन दोनों मेहमानों से, और बाकी ऐसे जो एक्सपर्ट हैं उनसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, संजय जी और धनंजय त्रिपाठी। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।